Nowadays, चलिए अब इधर ध्यान दीजिए। तो इससे पहले के जो लेक्चर था उसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन ये क्या होता है उसके बारे में जान चुके थे, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके प्रकार और उसके गुण इन सब पर चर्चा कर लिए थे। आज हम देखेंगे दर्पण, मिरर, ये क्या चीज होता है। तो दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित होने वाली यानी कि पड़ने वाली किरणों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। वह साधन या वह युक्ति क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, जिसका यूज हम लोग देखने के लिए करते हैं। अब दर्पण के भी कई प्रकार हैं, ठीक है ना भाई। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो चलिए लिखना, दर्पण वह युक्ति है, दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित होने वाली, आपतित का मतलब क्या है, पड़ने वाली, ठीक है ना भाई, आपतित होने वाली, ठीक है। दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित होने वाली किरणों को क्या करता है, परावर्तित कर देती है, किरणों को परावर्तित कर देती है। दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो क्या है दर्पण की परिभाषा, कि दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित होने वाली किरणों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। परावर्तित मतलब अब घर में करके देखे होंगे ऐसे धूप के दिन में पहले प्रकाश की, सूर्य की प्रकाश की ओर ऐसे ले जाना दर्पण को और उस डायरेक्शन से फिर जिधर करोगे ना वो दिखने लग रहे दीवार में, देखे हो ना करके। और उस मूवी में देखियो ना, क्रिस मूवी में, क्रिस 3 में धूप के रोशनी का प्रयोग करके अपने ऊपर पूरा एनर्जी को ले लेते हैं ना उसका पापा, देखिए ना भाई। तो वही क्या, रिफ्लेक्शन, धूप जहां तक तुम ले जाना चाहते हो, जैसे कोई बंद गुफा भी है ना उसमें भी अगर तुम धूप को ले जाना चाहते हो तो दर्पण लगाओ, ऐसे दर्पण को सेट करो जैसे यहाँ प्रकाश पड़े तो उससे परावर्तित होकर के वो सेकंड वाले दर्पण में जाना चाहिए, फिर उधर से फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, तो तुम कहीं पे भी प्रकाश को ले जा सकते हो। तो ये वो साधन है दर्पण, क्लियर है, ठीक है ना भाई। अब देखेंगे दर्पण के प्रकार, तो लिखेंगे, आवाज नहीं भाई, दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जानते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण और तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण। तो एक एक करके हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, उसके बाद फिर देखेंगे गोली दर्पण क्या होता है। और गोली दर्पण ही आपका आगे चल के 2 भाग में बटेगा, एक कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण और एक कहलाएगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है ना भाई। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, समतल दर्पण, फिर इसी के अनुसार क्या करेंगे, इसके डिफिनेशन देखेंगे भाई। तो ये रहा कोई आपका परावर्तक सतह, इस तरीके से, ठीक है ना भाई। तो ये परावर्तक सतह की जो जगह है या आप बोल सकते हैं इसकी स्थिति कैसी है, समतल है। ये कोई परावर्तक पृष्ठ है जो कैसा है, समतल है। तो इस प्रकार के स्थिति या इस प्रकार की दर्पण क्या कहलाएगा आपका, समतल दर्पण कहलाएगा। तो लिखेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या तल बोल सकते हो या सतह बोल सकते हो, ठीक है ना, समतल हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या तल समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है।
इस तरीके से इसकी परिभाषा हो जाएगी और इसे आप नाम दे सकते हैं चित्र किसका है, समतल दर्पण का। इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, समतल दर्पण। ठीक है, चलिए दूसरा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख लेते हैं पहले। गोलीय दर्पण क्या होता है, फिर उसके बाद डायग्राम को ऊपर बना लेंगे। ठीक है ना भाई। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, गोल होगा। तो लिखेंगे, परिभाषा सेम रहेगी। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे, ठीक है ना भाई, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे, या गोलाकार बोल सकते हो, ठीक है ना भाई, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलिए गोलीय दर्पण का डायग्राम बना लेते हैं। आप लोग बढ़िया से किसी चीज का यूज करके, ठीक है ना, आप गोल सर्कल बना लेना, गोलीय दर्पण, ठीक है ना भाई। तो इसमें यही गोलीय दर्पण आगे चल के दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक आपका उत्तल और एक आपका अवतल। ठीक है, इस तरीके से। तो बता सकते हो इसमें अवतल दर्पण कौन है और उत्तल दर्पण कौन है। यह है आपका गोलीय दर्पण का चित्र। चित्र किसका है, गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण का डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, जहां ये क्या चीज है, यही आपका क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ हो गया, डायग्राम बन गया। तो यही आपका दो भाग में बटेगा। तो ये वाला पार्ट कहलाता है आपका उत्तल दर्पण, ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। क्योंकि जो उभरा हुआ रहता है, ठीक है ना भाई, वह सतह या वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, ये वाला देखो ना उभरा हुआ है ऊपर की तरफ, वो कहलाएगा आपका उत्तल। और जो धंसा हुआ टाइप का दिख रहा है अंदर वाला, वो कहलाएगा आपका अवतल। तो यही आपका गोलीय दर्पण आगे चल के दो भाग में भी बंटने वाला है। तो सबसे पहले अब तीसरा नंबर का देखेंगे, परवलयाकार दर्पण। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर है आपका परवलयाकार दर्पण। ये क्या होता है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, परवलयकार होता है। परावर्तक पृष्ठ परवलयकार होता है, परवलयाकार दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। इस तरीके से आपका ये परिभाषा बन जाएगा। अब हम इसका दर्पण का चित्र बनाएंगे, परवलयाकार दर्पण कैसे बनता है। ठीक है, देखिए ना परवलयाकार कैसे रहता है, इस तरीके से थोड़ा यू टाइप का दिखता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये है आपका चित्र किसका, परवलयाकार, परवलयाकार दर्पण। ये उसका डायग्राम है। ये हो गया आपका परवलयाकार दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार होता है।
परवलयाकार दर्पण कहलाता है। चलिए जल्दी से नोट करो, फिर आगे गोली दर्पण के प्रकार देखेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको पहले इससे पहले बताया गया था। तो पहला है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है ना भाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये है आपका उत्तल दर्पण। तो डायग्राम पहले समझ लेते हैं कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है, इस तरीके से। ये आपका गोली दर्पण ही है लेकिन आधा, ठीक है ना भाई। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ये आपका क्या है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है भाई। और देख रहे हो ना कैसे दिख रहा है, उभरा हुआ है ना। तो चित्र करके इधर लिख सकते हो, उत्तल दर्पण का चित्र है। अब परिभाषा इसी के अनुसार बनेगा, रटना नहीं है कि वह गोलीय दर्पण, क्योंकि गोली दर्पण का प्रकार है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ होता है, वो कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। तो लिखेंगे वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। और ये आपका डायग्राम है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण का डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, आप लोग पहले देख लेना इधर बगल में। तो इस तरीके से बनेगा, ऐसे। और इसकी परिभाषा आप कैसे बोलोगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, धंसा हुआ होता है अंदर की तरफ, क्या देखो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना ऐसे। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। और ये है आपका परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला, ठीक है ना, परावर्तक पृष्ठ ये। तो इसकी परिभाषा नीचे लिख रहे हैं। दूसरा है आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। चलिए, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जस्ट इसी की उल्टा लिख लो, ये धंसा हुआ होता है अंदर की तरफ। तो वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर की ओर धंसा रहता है, ठीक है ना भाई। ये देखो अंदर की तरफ आपको धंसा हुआ दिख रहा है, अंदर की ओर धंसा होता है या धंसा रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। फिर अभी इनके सब कुछ पॉइंट है, उनको बारे में चर्चा करेंगे, कुछ परिभाषाएं हैं, फिर इनका यूज है, अवतल दर्पण का यूज आप कहाँ करते हो, उत्तल दर्पण का यूज आप कहाँ करते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया ना परिभाषा। चलिए जल्दी से नोट करो। चलिए अब कुछ परिभाषाएं हैं, उनको देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि वो क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं,
तो किसी भी दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहते हैं भाई। तो लिख लीजिए और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को, फिर डायग्राम से और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं या P से व्यक्त करते हैं, इस तरीके से ये हो जाएगा ध्रुव। अब हम दोनों में देख लेते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ध्रुव क्या कहलाता है। तो चलिए बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये है आपका उत्तल दर्पण, इस तरीके से। ये आपका किसका चित्र है? उत्तल दर्पण। और इस तरीके से आप बना लेना अवतल दर्पण। हाँ, दोनों में साथ में लेके चलेंगे, एक ही में दोनों बनेगा अवतल दर्पण। तो ध्यान से देखो, परिभाषा ध्यान से समझना। किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित है। तो ये रहा आपका दर्पण, तो इसका मध्य बिंदु यानी कि ये आया क्या समझ में? इससे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। यही आपका क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दोनों में बता दिया आपका, उत्तल दर्पण में भी अवतल दर्पण में भी। आया ध्रुव की डिफिनेशन समझ में? ठीक है भाई। चलिए अब दूसरा डिफिनेशन देखेंगे, मुख्य अक्ष। दूसरा मुख्य अक्ष। अब ये क्या होता है मुख्य अक्ष, इस पर चर्चा करेंगे। तो किसी भी दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? किसी भी दर्पण के ध्रुव से, ये वाली बिंदु से, किसी भी दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो चलिए बना लेते हैं इसे, ठीक है। किसी भी दर्पण के, किसी भी दर्पण की ध्रुव के, किसी भी दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को, ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष की परिभाषा। अब इसको डायग्राम से समझते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में, ठीक है ना भाई। तो मैं इसी डायग्राम में आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप नया डायग्राम बना लेना, ठीक है, चलेगा ना। ये ध्रुव वाला पहले मैं मिटा देता हूं, तो इधर ध्यान से देखना। हम मुख्य अक्ष के लिए डायग्राम बना रहे हैं, तो अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में। तो किसी भी परिभाषा को देख लो, किसी भी दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को, तो ये रहा आपका ध्रुव, अब इससे गुजरने वाली काल्पनिक रेखा इस तरीके से, ठीक है, दोनों में बना लेना इस तरीके से। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाता है मुख्य अक्ष। ये जो आपको रेखा दिख रही है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। दोनों आपके दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी अवतल दर्पण में भी। किसी भी दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ये ध्रुव से, इससे होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। कुछ समस्या इसमें नहीं है ना? चलिए चलो लिख लो। चलिए अगली परिभाषा है वक्रता केंद्र। तो किसी भी दर्पण के केंद्र बिंदु को ही उसका, उस दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी भी दर्पण के केंद्र बिंदु को ही उस दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ कैसे बनेगा। अगर मैं इसको गोल बनाऊं, अगर इस दर्पण को मैं ऐसे गोल बनाऊं,
तो क्या इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर आएगा क्या? अगर मैं इसको ऐसे सर्कल कर दूं तो इसका केंद्र बिंदु यहाँ आएगा क्या? तो इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। तो किसी भी दर्पण के केंद्र बिंदु को उस दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसकी डिफिनेशन। किसी भी दर्पण के केंद्र बिंदु को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी भी दर्पण के केंद्र बिंदु को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से आपका वक्रता केंद्र का डिफिनेशन हो जाएगा। और ये रहा आपका डायग्राम, यहां पर बनेगा आपका वक्रता केंद्र। क्लियर है? ठीक है, चलिए जल्दी से बना लीजिए डायग्राम को। अब देखेंगे वक्रता त्रिज्या। चलो जल्दी लिखो, फिर इसी में फिर आपको बताएंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। चलिए नीचे लिख देते हैं परिभाषा को, लेकिन डायग्राम इसी में देखते जाना आप लोग। चौथा, वक्रता त्रिज्या। चलो अब इधर डायग्राम से पहले समझ लो परिभाषा को, ठीक है ना भाई, फिर लिखेंगे भी। तो किसी भी दर्पण का, ध्यान से देखना, किसी भी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, इधर ध्यान से देखना, किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र या ध्रुव, जैसे भी लिख सकते हो, किसी भी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। ये आया क्या समझ में? हाँ, कैसे? फिर से सुन लो। किसी भी दर्पण के ध्रुव, ये आपका ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र, इनकी बीच की दूरी को, ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है? तो लिखें, और ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। उत्तल दर्पण में यहाँ तक, अवतल दर्पण में ये। ठीक, तो लिखो परिभाषा। किसी भी दर्पण के ध्रुव व वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को, सॉरी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के बीच की, रटना नहीं है, ध्यान से समझते बस जाना, ठीक है ना। किसी भी दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। और कहां तक है आपको दिख रहा होगा डायग्राम में भी, इसे आर से व्यक्त करते हैं। आई होप आपको ये अभी तक जितने भी परिभाषा लिखे सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला परिभाषा देखते हैं। चलिए फोकस बिंदु, अगली परिभाषा देखेंगे, फोकस बिंदु क्या होती है। तो ध्यान से देखना, किसी भी दर्पण की एक और एक विशेष बिंदु होती है जिसे क्या कहते हैं? उस दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। ठीक है, किसी भी दर्पण के एक और एक विशेष बिंदु होती है जिसे उस दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ये आपका दोनों डायग्राम बना लेना। तो फोकस बिंदु किसे कहते हैं? तो किसी भी दर्पण की एक और एक विशेष बिंदु होता है या होती है, एक विशेष बिंदु होता है जिसे उस दर्पण का फोकस बिंदु, जिसे
उस दर्पण का फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। ऐप से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका फोकस बिंदु, या इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। ठीक है। तो किसी भी दर्पण के एक और एक विशेष बिंदु होता है जिसे उस दर्पण का फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम परिभाषा देखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? अगला है फोकस दूरी। फोकस दूरी की परिभाषा या फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो किसी भी दर्पण का, डायग्राम से देखना ध्यान से, किसी भी दर्पण का ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, किसी भी दर्पण की ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है, ये वाली जो डिस्टेंस है, उसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। लिखिए इसकी परिभाषा फोकस दूरी। किसी भी दर्पण के ध्रुव से, किसी भी दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये जितना परिभाषा है आप सबके दिमाग में बैठ गया होगा, इतना तो उम्मीद है। ठीक है, कल मैं सबसे फिर से पूछूंगा, रिवीजन करेंगे कल पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका फोकस दूरी। तो ये कुछ परिभाषाएं थी क्योंकि इनका यूज सामने होने वाला है।